हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल होली का पर्व था और होली का पर्व कल अच्छे से बीत गया। आप लोगों का भी होली अच्छी रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद होली का त्यौहार बीत गया, उसके बाद हमारा सेशन अब कंटिन्यूस होगा। लेकिन होली के त्यौहार की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या है? भाईचारे, एकता और सौहार्द का प्रतीक है। त्योहारों को इसीलिए बनाया गया है कि लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से जुड़ें। आपसी दुश्मनी और थोड़ा वैमनस्य की जो स्थिति होती है उसको भूल करके लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, गुलाब और ये सारी रंग के त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम छोड़ते हैं। फिर हम जो हमारा क्लास है और क्लास के जो पढ़ाने का तरीका है उस तरीके की यदि हम बात करते हैं, जो पिछली क्लास हमारी होती है उसका हम एक रिवीजन कराते हैं, शॉर्ट रिवीजन। और शॉर्ट रिवीजन कराने के बाद फिर जो है हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जो इसके पहले वाली हमारी वीडियो पड़ी थी यूट्यूब पे, या जो पहले वाली क्लास थी वह क्लास थी प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत में जो विंध्यन है, सतपुड़ा है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार, इन सारी चीज़ों की बात हम किए थे। और इन सारी चीज़ों की जब हम बात किए थे तो अब इसमें किन किन चीज़ों की बात किए थे उसकी हम चर्चा कर लें। और जिन चीज़ों की हमने बात किया था, सबसे पहले मालवा के पठार का। मालवा के पठार का निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के क्रिया के द्वारा। और जब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है तो जो मैग्मा भूगर्भ से निकला वह शीतल हुआ, और शीतल हुआ तो लावा बना। और लावा पे जब डेनुडेशन की प्रक्रिया होती है तो वह समतल मैदान के रूप में विभाजित हो जाता है, समतल मैदान के रूप में बढ़ जाता है। और जब समतल मैदान के रूप में बढ़ जाता है तो काली मिट्टी का निर्माण, और काली मिट्टी का निर्माण होता है तो वहाँ पे कपास की खेती होती है, रसदार फलों की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, प्याज की खेती होती है। और नागपुर को तो संतरे की राजधानी भी कहा जाता है। और अहमदाबाद जो भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, उसके लिए प्रमुख कारण यही है कि वहाँ पे समजलवायु, समुद्र तट के होने के नाते और पृष्ठ प्रदेश में कपास अर्थात कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है। और जब कच्चे माल की प्राप्ति हो जा रही है तो इसलिए वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का बड़े पैमाने पे विकास हुआ है, इसलिए उसे भारत का मैनचेस्टर। मैंने बोला था उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा होगा, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर हमारा कौन सा होगा? कानपुर। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात किए थे बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की सीमाओं की बात किए थे। इसमें कुछ विशेष खनिज नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक विशेष जिला जो है जिसको ललितपुर कहते हैं, वह उत्तर प्रदेश के जिलों में खनिज की दृष्टि से सबसे संपन्न है, जो बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो हमने बात किया था विंध्यन पर्वत श्रेणी का, जो गुजरात से प्रारंभ होकर के मध्य प्रदेश होते हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक चली गई है। और उसके नीचे जस्ट हम बात किए थे तो सतपुड़ा श्रेणी है। और सतपुड़ा श्रेणी दो श्रेणियों में बटी हुई है। पहले सतपुड़ा जो महाराष्ट्र गुजरात से स्टार्ट हो रही है, मध्य प्रदेश तक जाती है। मध्य प्रदेश में इसे महादेव पर्वत के नाम से जानते हैं। और महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और आगे चलते हैं तो विंध्यन और सतपुड़ा को मिलाने वाली पर्वत श्रेणियों को किस नाम से हम जानते हैं? विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों को मिलाने वाली श्रेणी को किस नाम से जानते हैं? मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मैकाल पर्वत की अमरकंटक। और अमरकंटक जो चोटी है जिसकी ऊंचाई 1066 मीटर है, वहाँ से 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। और जो 3 बड़ी नदियाँ निकलती है तो एक नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है जिसका नाम नर्मदा। और नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। किस भ्रंश घाटी से? विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य से। ठीक है, और दक्षिण के पश्चिम तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है, मतलब अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ प्रवाहित होती है जो गंगा की सहायक है, सोन नदी। और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है कौन सी? महानदी। ये 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, आर्य प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। उसके बाद यदि हम बात किए थे तो कौन सा था? छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार खनिज की दृष्टि से संपन्न है। 98% भारत का 98% कोयले का खादान जो है या कोयले का निक्षेप जो है इसी छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। और इसे मिनरल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या है? भारत का खनिज की राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि खनिज के मात्रा में, खनिज के दृष्टि से बहुत संपन्न है। उसके बाद यदि हम आगे पढ़ रहे हैं तो इस छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटने वाली नदी एक है जिसका नाम है दामोदर। उत्तर के भाग को हजारीबाग का पठार और दक्षिण के भाग को रांची का पठार कहते हैं। और छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? पारसनाथ।
जिसकी ऊंचाई 1300 समथिंग मीटर। वह छोटा नागपुर पठार को जब दो भागों में दामोदर नदी बांट दे रही है तो रांची का पठार वाला जो हिस्सा है उस हिस्से में आता है। ठीक है, तो ये सबकी इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। उसके बाद इसी का एक और हिस्सा है जो मालदा गैप द्वारा छोटा नागपुर पठार या प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया है। मालदा गैप का मतलब क्या है कि यह पठार या पर्वत श्रेणी एकदम लगातार कहाँ तक थी, मेघालय तक, लेकिन बीच में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ क्या की, इसको काट दी, या अवतलन हुआ या निमज्जन हुआ जिसकी वजह से वो नीचे धंस गया, या हो सकता है भ्रंश का ही निर्माण, भ्रंश से ही उत्पन्न हुआ हो जिसकी वजह से पहाड़ी नीचे धंस गई, और पहाड़ी नीचे धंस गई तो उसी स्पेस से होकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो जब ये नदियाँ प्रवाहित होने लगी तो उसी भ्रंश को हम किस नाम से जानते हैं, मालदा गैप के नाम से जानते हैं, और मालदा गैप उसको पृथक करता है। तो अगली जो इसका हिस्सा बताया गया था वह कौन था, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग शिखर, जो कि यह मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है जिसको हम कहते हैं गारो, दूसरा है खासी और तीसरा जयंतिया। इनका पश्चिम से पूर्व क्रम यही है, सबसे पश्चिम में गारो, मध्य में खासी और सबसे पूर्व में जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और जब ये 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं तो गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम नोकरेफ, यहाँ पे एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, और दूसरा शिलांग शिखर। शिलांग शिखर की ऊंचाई 1961 या 62 मीटर है, जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और सबसे पूरब में कौन सा है आपका, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो ये 3। अच्छा, एक चीज़ और भी है, खासी जो पर्वत श्रेणी है इसी के पूर्वी ढाल पर विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जिसका नाम मोसेस राम है वो पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी हम चर्चा पिछली क्लास में कर चुके थे, लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी वह क्या होगी, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांटते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूभाग। तो मध्यवर्ती उच्च भूभाग तो हमने पढ़ लिया, लेकिन उसके दक्षिण सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है, उस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण जो भाग पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दक्कन का पठार के नाम से जानते हैं। और जब दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं तो पठार किसे कहते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। पठार का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी का समतल भूभाग। लेकिन एक चीज़ और भी देखेंगे, समतल भूभाग का यदि हम नाम लेते हैं तो समतल भूभाग के अंतर्गत मैदान भी आते हैं, मैदान। लेकिन हम मैदान की बात नहीं करेंगे, समतल भूभाग तो होते हैं लेकिन उनकी ऊंचाई समुद्र तल से ऊपर होती है। मतलब हमारे पृथ्वी के वे भूभाग जो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर लगभग औसतन माना जाता है, वैसे कहीं कहीं पे 300 भी है, कहीं कहीं पे 400 है, कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा, जैसे तिब्बत के पठार की बात करते हैं तो उसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। तो उसकी बात नहीं करते हम इसकी बात कर रहे हैं अपने क्षेत्र की। सामान्यतः पठार किसे कहते हैं, तो जिसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 500 मीटर, कहाँ से, समुद्र तल से। MSL लिखा होता है तो मीन सी लेवल। ठीक है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है जिसकी 500 मीटर हो तथा ऊपरी भाग क्या हो, लगभग सपाट हो, मेज की तरह हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पठार के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा दक्कन का पठार है वह भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है, और एक चीज़ देखेंगे, दक्कन के पठार का निर्माण कैसे हुआ। जो दक्कन का पठार है इसका निर्माण किया हुआ कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण दरारी उद्भेदन के द्वारा। ज्वालामुखी जो है 2 प्रकार की, एक केंद्रीय उद्गार वाली और दूसरी दरारी उद्गार वाली। तो यह जो दक्कन का पठार है इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, और ये पर्वत श्रेणियों का निर्माण कैसे हुआ है, दरारी उद्भेदन के द्वारा। मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के गर्भ में अंदर जो मैग्मा है वो मैग्मा ऊपर आने के लिए परेशान रहता है, और जहाँ पृथ्वी थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है तो वहाँ पे दरार पड़ गई, और उस दरार के माध्यम से क्या होती है, और मैग्मा निकलने लगता है। और जब मैग्मा निकलने लगता है तो वही मैग्मा एक लीनियर पैटर्न का निर्माण करता है, एक रेखी स्वरूप का निर्माण करता है, और जब रेखी स्वरूप का निर्माण करता है तो वही रेखी स्वरूप पर्वतों के नाम से जाने जाते हैं। हमारे दक्कन के पठार का भी निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ है। ठीक है, तो इस पठार की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे विशेष रूप से, तो विशेष रूप से अध्ययन करेंगे इस भाग में कौन कौन से पठार हैं, क्योंकि उनको क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग पठार के नाम से भी जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र का पठार हो गया, कर्नाटका का पठार हो गया, तमिलनाडु का पठार हो जाएगा, आंध्रा का पठार हो जाएगा, तेलंगाना का पठार हो जाएगा, दंडकारण्य का पठार हो जाएगा। ये छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं क्षेत्रीय आधार पर या प्रादेशिक आधार पर देखें तो। लेकिन इनके किनारे किनारे कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी हैं, तो जैसे देख लेते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट या सह्याद्री। फिर उसके नीचे चलते हैं नीलगिरी, उसके नीचे चलते हैं अन्नामलाई, उसके नीचे चलते हैं कार्डमो, पूर्वी घाट की तरफ चलते हैं सेवराय है, जवादी है, नीचे आएंगे तो पालनी है, उसके बाद नल्ला मलाई है, उसके बाद मलाईगिरी श्रेणी, उसके बाद गरजात श्रेणियाँ। इस तरह से पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, और इन पर्वत श्रेणियों के मध्यवर्ती भागों में पठार का भी विकास पाया जाता है।
ठीक है। तो अब हमें इनकी चीज़ों का अध्ययन करना होगा। तो इन चीज़ों में हम जब अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे, पठार है, उस पठार की विशेषता क्या है, खनिज है, ठीक है, तथा और भी कुछ चीज़ों की हम चर्चा करने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मैप में देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा मैप है और इसका शीर्षक है दक्कन का पठार। क्या है, दक्कन का पठार, ऊपर लिखा हुआ है दक्कन का पठार। और इस दक्कन के पठार को यदि हम चर्चा करते हैं तो पिछली जो हमारी क्लास थी, जो पिछली हमारी क्लास थी, उस क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ा, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। यह कौन सा हिस्सा है, यह सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी है तो इसको देखिए, यह सतपुड़ा श्रेणी, और यह कौन सा, महादेव पर्वत, और महादेव पर्वत है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। यदि आप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो धूपगढ़, महादेव की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो भी धूपगढ़, क्योंकि यह इसी की एक शाखा, इसी का हिस्सा है, अलग नहीं है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस हिस्से से एक नदी निकलती है और यहाँ से प्रवाहित होकर के आके यहाँ पे गिरने का काम करती है। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी की भी हम चर्चा थोड़ा सा कर लें, क्योंकि नदियों को हम ब्लू पेन से बनाने का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसे देखिए, और यह यहाँ पे आके गिर जा रही है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या होगा, तो देखेंगे ऊपर जो हम नदी पढ़े थे, इस हिस्से में जो हमारी नदी आई थी यहाँ से, इसका नाम क्या था, नर्मदा नदी। और इसका नाम क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका नाम है तापी या ताप्ती नदी। राप्ती मत समझिएगा, राप्ती आपके गोरखपुर में प्रवाहित होने वाली नदी है, लेकिन हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, ताप्ती नदी की। और नर्मदा नदी में मैंने बताया था आपको कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, तो क्या ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित नहीं होती है, ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से ही होकर के प्रवाहित होती है। लेकिन किस किस भ्रंश घाटियों से, देखिए उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य, जबकि ताप्ती नदी के उत्तर में कौन सा है, सतपुड़ा, और ताप्ती नदी के दक्षिण में देखेंगे तो अजंता श्रेणी, अजंता की श्रेणी। अब अजंता की श्रेणी तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होने वाली नदी जो है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी जो है वह भी क्या कर रही है, भ्रंश घाटी का अनुसरण कर रही है, और अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। और एक चीज़ ध्यान देंगे, यह दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। कारण, डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, तो डेल्टा न बनाने का कारण है कि इस हिस्से में यह नदियाँ अपने साथ अवसाद नहीं लेके आती, और पहाड़ी से मतलब उसका स्लोप ज़्यादा है, तो इस हिस्से में जब गिरती हैं तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती मतलब अरब सागर में गिरने वाली लगभग सभी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पे दो द्वीप भी पाए जाते हैं। हालांकि नदी तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे दो द्वीप पाए जाते हैं। एक द्वीप का नाम है अलिया बेत और दूसरे द्वीप का नाम क्या है, खदिया बेत। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, मुंबई क्वेश्चन पूछा जाता है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो मुंबई जिस द्वीप पर स्थित है उस द्वीप का नाम क्या है, साल स्ट्रेट द्वीप। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, साल स्ट्रेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई इस हिस्से में पाया जाएगा, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी प्रवाहित जो हो रही थी उसको बता दिया गया। ताप्ती नदी जो प्रवाहित हो रही है तो सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के मध्य से। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब नीचे आ रहे हैं तो देखिए, ये सतपुड़ा अजंता की श्रेणी है, और इसके नीचे आएंगे तो बालाघाट श्रेणी, और उसके नीचे आएंगे तो कौन सी श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी के नाम से जानी जाती है। कौन सी श्रेणी, हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देखिए कौन सी है, कालसू बाई। हरिश्चंद्र श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालसू बाई। और कालसू बाई की ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर। और उसके नीचे आते हैं तो महाबलेश्वर एक श्रेणी चोटी पाई जाती है, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर के नीचे यदि हम आते हैं तो और आपको यहाँ पे देखेंगे एक पुष्पगिरी श्रेणी और एक कुद्रेमुख श्रेणी। चूँकि एक चीज़ देखेंगे, जो अरब सागर तट है, अरब सागर तट के सहारे एक पर्वत श्रेणी का विकास हुआ है, जिसको हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से जानते हैं।
और सह्याद्री को दो भागों में बांट दिया जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री दो भागों में बांट दिया जाता है। तो जो उत्तरी सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसू बाई। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। यहाँ पे लिखते हैं उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। उत्तरी सह्याद्री की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो कौन सी होगी? कालसू बाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। लेकिन इसी सह्याद्री की दक्षिण की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री पे भी दो चोटियां पाई जाती हैं और पश्चिमी घाट की पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लिखते हैं इसको पश्चिमी घाट। पश्चिमी, या तो ऐसे मैं लिखता हूँ सह्याद्री, सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, कुद्रेमुख की यदि हम बात करते हैं, कुद्रेमुख की यदि बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर। कितनी? 1892 मीटर। और जो 1892 मीटर जिसकी ऊंचाई है वह क्या है? सह्याद्री की या दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यह जो पुष्पगिरी है, यह पुष्पगिरी की बात करते हैं तो यह दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी। पुष्पगिरी जो है दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी, या सह्याद्री की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी सह्याद्री की भी सबसे ऊंची चोटी है दूसरी। ठीक है, लेकिन पहली सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कुद्रेमुख या केद्रेमुख के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, इसी पहाड़ी के इस हिस्से में देखेंगे तो बाबा बूदन की पहाड़ी पाई जाती है। कौन सी? बाबा बूदन की पहाड़ी। और बाबा बूदन की पहाड़ी में यहाँ पे देखेंगे जो ये बाबा बूदन की पहाड़ी है, लौह अयस्क के खनन के लिए जाना जाता है। यह हिस्सा जो है किस लिए जाना जाता है? लौह अयस्क का खनन होता है, लौह अयस्क का खनन होता है। यहाँ पे क्या होता है? लौह अयस्क का खनन। कहाँ पे? बाबा बूदन की पहाड़ी पे। और यहाँ से जो लोहे का खनन होता है वह लोहे का खनन जो लोहे को जो है पूरी तरह से निर्यात कर दिया जाता है। कहाँ पे? ईरान, इराक को। ठीक है, इसका यहाँ से जो प्राप्त लौह अयस्क होता है, यह लौह अयस्क निर्यात कर दिया जाता है, विदेशों को भेज दिया जाता है। उसके बाद नीचे यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे हो गया आपका पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया, उत्तरी पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट, या उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कालसू बाई। ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केंद्रीय, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पुष्पगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1712 मीटर। लेकिन पूछ दिया जाए सह्याद्री या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो 1892 मीटर है। कौन सा? कुद्रेमुख। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो पुष्पगिरी, कितनी है? 1712 मीटर। अब इसके बाद नीचे हम आते हैं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक नीलगिरी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। कौन सी? नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की विशेषता है, इसको नाट भी बोलते हैं, इसको गांठ भी, नीलगिरी गांठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कारण क्या है? कारण ये है कि तीन पर्वत श्रेणियों के मिलन बिंदु पे जरा देखेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिण से इलायची और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियाँ ऊपर जा रही हैं, तो यहाँ पे स्थित है, एक गांठ पर स्थित है। तीन तरफ से पर्वत श्रेणियाँ आकर के ऐसे मिल रही हैं, वहीं पर यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देखिए, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? दोदा बेटा।
ठीक है, यह क्या है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है। कौन सी भैया, कौन सी दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो उसका नाम क्या होगा, आपका दोदा बेटा होगा। ठीक है, दोदा बेटा जो है दक्षिणी आपकी भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, और यह क्या है, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन एक चीज़ और भी है, पूछ दिया जाए यदि कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। और यदि पूछ दिया जाए कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो कौन सा होगा, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। ठीक है, और किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, नीलगिरी। नीलगिरी क्या है, एक पर्वत नाट है। नाट का मतलब गांठ होता है, जहाँ पे 3 पर्वत श्रेणियाँ आकर के आपस में मिलती हैं, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और नीचे से एक पर्वत श्रेणी जा रही है जिसका नाम क्या है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये तीनों के गांठ पर स्थित है जिसका नाम है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, जो दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे, तो इसके बाद आगे उसके जस्ट नीचे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, जरा देखिए यहाँ पे पर्वत श्रेणी जो पाई जा रही है, इसका नाम क्या है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है, अन्नामलाई। और जो यह अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुडी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईमुडी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, और यह क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी। प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सर्वोच्च चोटी, मतलब प्रायद्वीपीय भारत में इससे ऊपर कोई चोटी नहीं है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और जो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है, अनाईमुडी, और इसकी ऊंचाई देख लेंगे जरा कितना है, 2695 मीटर। कितना ऊंचा है, 2695 मीटर। और यह प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिणी भारत की, या तो हम कह सकते हैं कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जो क्या है, तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है। उसका नाम क्या है, कार्डमम या इलायची श्रेणी। कौन सी है, कार्डमम या इलायची श्रेणी के नाम से जानी जाती है। देखिए यह एक तरह से कह सकते हैं कि दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, दक्षिणतम पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। और दर्रे किसको कहते हैं, दर्रे का मतलब होता है कि 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरने वाले सक्रिय मार्ग को हम क्या कहते हैं, दर्रा। 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से गुजरने वाले सक्रिय मार्ग को दर्रा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 4 दर्रे पाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन 4 दर्रों की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है थाल घाट। यहाँ पे एक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, भोर घाट। यहाँ पे जो दर्रा पाया जा रहा है, इस दर्रे का क्या नाम है, भोर घाट। यहाँ पे जो पाया जा रहा है इसका नाम क्या है, थाल घाट दर्रा। और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे एक दर्रा पाया जा रहा है, इस दर्रे की यदि हम नाम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो दर्रा पाया जाता है इसका नाम क्या है, पाल घाट दर्रा। यहाँ पे पाया जाता है पाल घाट दर्रा। और यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है, इस दर्रे का नाम क्या है, सेनकोट्टा दर्रा। यहाँ पे जो दर्रा पाया जाता है, इस दर्रा का नाम क्या है, सेनकोट्टा दर्रा। अच्छा, यहाँ पे जो ये प्रमुख दर्रे हैं, उन दर्रों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं दक्षिणी भारत के प्रमुख दर्रे। और प्रमुख दर्रों की यदि हम बात करते हैं तो इन प्रमुख दर्रों में पहला दर्रा कौन सा होगा, हम नीचे से भी ऊपर चल रहे हैं। पहले दर्रे का नाम क्या होगा, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा पहला हो गया। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो पाल घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भोर घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। और इसके बाद यदि हम बात करते हैं चौथे की तो इसका क्या नाम होगा, थाल घाट दर्रा। कौन सा, थाल
घाट दर्रा। अब ये 4 दर्रे हो गए और इन 4 दर्रों की यदि हम बात करते हैं तो जो सेनकोट्टा दर्रा है यह किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो सेनकोट्टा दर्रा को देखेंगे तो नीचे कौन सी पाई जा रही है, यहाँ पे कार्डमम या इलायची, और उसके ऊपर कौन सा है, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पे लिखते हैं सेनकोट्टा प्लस अन्नामलाई, सॉरी यहाँ पे सेनकोट्टा तो दर्रा का नाम है, यहाँ पे इसको देखते हैं कार्डमम प्लस कौन सा होगा, अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य। सेनकोट्टा दर्रा अर्थात यह जो दर्रा है सेनकोट्टा दर्रा किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो नीचे है कार्डमम या इलायची की पर्वत श्रेणी यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है आपकी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। और अन्नामलाई तथा कार्डमम श्रेणियों के मध्य जो गैप है, घाट है, भोर है या दर्रा है या सकरा मार्ग है जिसे केरल से तमिलनाडु में जाया जाता है, उस दर्रे का नाम क्या है, सेनकोट्टा, कार्डमम और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के मध्य। दूसरा देखते हैं तो अन्नामलाई प्लस नीलगिरी श्रेणियों के मध्य पाया जाता है। दूसरा जो दर्रा है जिसको किस नाम से जानते हैं, पालघाट दर्रा, यह भी कहाँ पे है, अन्नामलाई। देखिए यहाँ पे अन्नामलाई और ऊपर कौन सा है आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी है। तो अन्नामलाई और नीलगिरी पर्वत श्रेणियों के मध्य में जो दर्रा पाया जाता है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है उसको पालघाट कहते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पालघाट एक स्थान है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो यह महाराष्ट्र में नहीं है। पालघाट आ जाएगा तो यह मत सोचना कि अरे यार महाराष्ट्र में पालघाट है तो पालघाट दर्रा महाराष्ट्र में होगा, ऐसा नहीं है। यह केरल को किससे जोड़ने का काम करता है, तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है, तो नीलगिरी प्लस अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ पे देखिए नीलगिरी पर्वत श्रेणी पे, और कहाँ पे, तमिलनाडु में ऊटी या उटकमंड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीलगिरी का एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल, और यह जो पर्यटक स्थल है वह है कहाँ पे, नीलगिरी पे। इसका नाम क्या है, ऊटी या उटकमंड। यह कहाँ पे भैया, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित जो पर्यटक स्थल है उसे ऊटी या उटकमंड कहते हैं। दक्षिणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और लोग यहाँ पे क्या करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। क्योंकि ऊंचाई के साथ वो घूमने क्यों जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, इसको देख लेते हैं पहले। कारण यह है कि जैसे जैसे, चूंकि वो विषुवत रेखा के नज़दीक है तो तापमान अधिक होना चाहिए, होता भी है, लेकिन एक चीज़ देखेंगे, जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर उठते हैं तो क्षोभ मंडल की एक विशेषता पाई जाती है कि प्रति 100 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 0.65 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दर्ज होती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग देख लेंगे आप 2500 मीटर। लगभग कितनी है, 2500 मीटर। मतलब यहाँ पे 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड अन्य स्थानों के, उसके बगल वाले जो नीचे स्थान है उनकी अपेक्षा कितनी होगी, 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। इसलिए उस स्थानों की तुलना में यहाँ पे तापमान थोड़ा कम होता है, ठंडी होती है, मौसम सुहाना होता है ग्रीष्म काल में, इसलिए लोग यहाँ पे जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है उसका नाम क्या है, ऊटी या उटकमंड, और यह कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। यह पाया जाता है आपके तमिलनाडु में। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सेवराय पहाड़ी आती है, और सेवराय पहाड़ी की भी एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ पे भी पर्यटक स्थल है, और इस पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो इसका नाम क्या है, यारकाड। ठीक है, यारकाड, यह भी क्या है आपका पर्यटक स्थल है, और यह भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही है। यह भी आपका तमिलनाडु में है। कौन सा, यारकाड है। ठीक है, हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन का मतलब क्या है, पर्वत पे स्थान है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, पर्यटन करने के लिए जाते हैं। वह किस पे है आपका, यहाँ पे देखिए सेवराय पर्वत श्रेणी पे। और तमिलनाडु में ही एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जावड़ी या जवादी पर्वत श्रेणी। इसको जवादी विशेष रूप से कहा जाता है, कुछ लोग जावड़ी भी कहते हैं, लेकिन जवादी पर्वत श्रेणी जवादी पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो विशेष करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में
विशेष करके आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक लंबी सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, और यह जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? देखिए, नल्लामलाई पर्वत श्रेणी। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ी या पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम की ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर। ठीक है, यह लिखेंगे पूर्वी घाट की, यहाँ पे पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1680 मीटर। किस पर्वत श्रेणी पे है? नल्लामलाई पर्वत श्रेणी, नल्लामलाई पर्वत श्रेणी। और नल्लामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विशाखापत्तनम। जो कहाँ पे स्थित है भैया, यदि पूछ देगा तो यह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। उसके बाद यदि हम चलते हैं महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगी? पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी है। यह क्या है? पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी। और यह किस पे है? इसको यदि हम बात करते हैं तो यह गरजात पहाड़ी का ही हिस्सा है। किसका? गरजात पहाड़ी का ही हिस्सा है, लेकिन दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसको मलयगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियाँ हो गई, और इन महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों में हमने सबसे ऊंची ऊंची चोटियों की बात कर लिया। लेकिन एक चीज़ और हमें देखना है, और वह चीज़ देखना है कि इस हिस्से में कुछ पठार भी पाए जाते हैं, कुछ पठार पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक पठार है, इस पठार का नाम क्या है? दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ पे हम आते हैं तो इस पठार का नाम क्या है? तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। उसके बाद यदि इसकी हम बात करते हैं तो यह कौन सा पठार है? इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह आंध्रा का पठार हो जाएगा, आंध्र पठार का नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे चलेंगे तो यह कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक का पठार है। ठीक है, और यह यदि हम बात करते हैं संपूर्ण भाग की तो यह महाराष्ट्र के पठार के नाम से जाना जाता है। पठार के बारे में मैं पठार के बारे में मैं पहले शुरू में ही बता चुका हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि वह भूभाग जो समुद्र तल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पे हो, जिसका ऊपरी भाग बिल्कुल सपाट हो या समतल हो, तो उसी भाग को हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो यह भी पठार पाए जाते हैं। और कर्नाटक के पठार का तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी पठार पर स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी, और बाबा बुदन की पहाड़ी पर क्या किया जाता है? लौह अयस्क का खनन किया जाता है, और यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है कहाँ पे? ईरान को। ठीक है, यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है ईरान को। ठीक है, और इस हिस्से में ही कहवा की खेती भी की जाती है। किसकी? कहवा की खेती इसी बाबा बुदन की पहाड़ियों पर सबसे पहले करने का काम शुरू किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और भी है, यहीं पे सोने का प्रमुख खनन क्षेत्र भी है। इसी बाबा बुदन की पहाड़ियों पे या कर्नाटका के पठार पे सोने का खनन स्थल भी हमारे देश का पाया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम तुलना करेंगे, और तुलना किस चीज़ की करेंगे कि पश्चिमी घाट एकदम लगातार पर्वत श्रेणी के रूप में है। देखिए, कहीं पे भी कटा फटा नहीं है, जिसका कारण क्या है? दूसरा, पूर्वी घाट जो पाया जा रहा है यह काफ़ी कटा फटा है, इसका कारण क्या है? तो कारण देखेंगे कि ये जो दक्कन का पठार है, इसका स्लोप या इसका जो ढाल है वह पूर्व दिशा की ओर है, मतलब इस दिशा की ओर इसका ढाल है। और जब इस दिशा की ओर इसका ढाल है तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ, जैसे यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नदी तंत्र में इसकी हम डिटेल चर्चा करेंगे। वह नासिक के
नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद यह पश्चिम दिशा से निकल करके पूर्व दिशा की तरफ बहती है और पूर्व दिशा की तरफ बहती है तो यहाँ पे आकर के क्या करती है, अपना बंगाल की खाड़ी में मुहाना या डेल्टा बनाने का काम करती है। जब इस हिस्से में अपना डेल्टा बनाने का काम करती है तो यहाँ बीच में पड़ने वाली पर्वत श्रेणी को काटेगी, काट करके ही तो प्रवाहित होगी, ठीक है। तो यहाँ से यह प्रवाहित हुई और यहाँ पे अपना डेल्टा बना ली। तो यहाँ पे आगे कौन सी, गोदावरी नदी। फिर इस हिस्से में यदि आते हैं तो यहाँ से एक महाबलेश्वर श्रेणी से एक नदी निकलती है और यहाँ पे आकर के वह क्या करती है, अपना डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या होगा, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और उसके बाद यदि हम आते हैं तो कर्नाटक से एक नदी निकलती है और कर्नाटक से जो नदी निकलती है उसका नाम है कावेरी और कावेरी नदी आकर के यहाँ पे अपना डेल्टा बनाने का काम करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और नदी को देखेंगे, इस हिस्से से एक नदी निकली हुई है और वह नदी आकर के यहाँ पे क्या करती है, अपना डेल्टा बनाने का काम करती है, ठीक है, उड़ीसा वाले हिस्से में, ठीक है। तो वो भी आकर के उड़ीसा में किस में, बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। मतलब कहने का यह है कि पूर्वी घाट से जितनी भी नदियाँ पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वे मैक्सिमम नदियाँ पूर्वी ढाल का अनुसरण करते हुए पूर्वी घाट पर स्थित पहाड़ियों को काट करके अपना डेल्टा किस में, बंगाल की खाड़ी में बनाने का काम करती हैं। इसलिए पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वह काफ़ी कटी फटी हैं, काफ़ी कटी फटी हैं और काफ़ी कटी फटी होने के कारण ही यह अविच्छिन्न मतलब यह खंडित श्रेणी के रूप में पाई जाती है। जबकि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को देखेंगे तो ये बिल्कुल सतत रूप से, ऐसा नहीं है कि अरब सागर में नदियां नहीं गिरती हैं, अरब सागर में भी नदियां गिरती हैं, लेकिन यह पहाड़ियों को काट नहीं पाती हैं, बहुत छोटी होती हैं, तीव्रगामी होती हैं और तुरंत अरब सागर में गिरने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी क्लास का आज का मुख्य विषय रहा जिसको हमने पढ़ा। इसको एक बार हम समरी के रूप में रिवीजन करेंगे, लेकिन एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि जो हमारी अगली क्लास होगी वह क्या होगी। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं उत्तर का पर्वतीय भाग और मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो तटीय मैदान पे एक छोटा सा क्लास मैं लूँगा एक दिन, उसके बाद द्वीप समूहों की एक अच्छी क्लास लगेगी, पूरी बढ़िया से कुछ अच्छे मिनट की होंगी, ठीक है। तो अगली क्लास हमारी तटीय मैदान पे होगी, लेकिन इस पूरे हिस्से का एक हम समरी के रूप में रिवीजन कर लेते हैं। और जब रिवीजन करते हैं तो सबसे पहले देखिए हम किस किस चीज़ के अध्ययन किए हैं। सबसे पहले हम और देखिए मैप की हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधा हम ऐसे ही बताने का काम करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पिछली क्लास में कौन था, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में सतपुड़ा नदी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तक पड़ चुका था। तो सतपुड़ा के उत्तर दिशा में जो नदी प्रवाहित हो रही थी उसका नाम क्या था, नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम क्या है, ताप्ती नदी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ताप्ती नदी, लेकिन ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी का ही सहारा लेती है। और भ्रंश घाटी का सहारा लेती है तो किस किस पहाड़ियों के मध्य से प्रवाहित होती है, तो सतपुड़ा प्लस अजंता के बीच से भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो बालाघाट और हरिश्चंद्र श्रेणी, और हरिश्चंद्र श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आपका कालसूबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1646 मीटर, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो सह्याद्री हमारा है या पश्चिमी घाट है, यह दो भागों में बटा है, उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री। तो ये जो कालसूबाई है वह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी भी है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे महाबलेश्वर है, और उसके नीचे आएंगे तो दक्षिणी सह्याद्री मिल जाएगा। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम केंद्रे मुख या कुद्रे मुख है, जिसकी ऊंचाई 1892। और दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, पुष्पगिरी, जिसकी ऊंचाई 1712 मीटर है, ठीक है। और यह पश्चिमी घाट की दूसरी भी सबसे ऊंची चोटी होगी जिसका नाम पुष्पगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1712 मीटर है। उसके बाद यदि हम आते हैं तो यहीं पे एक बाबा बुदन की पहाड़ी पाई जाती है कर्नाटक में, और यहीं पे काफ़ी का भी बड़े पैमाने पे खेती की जाती है। और यहाँ से लोहे की खान भी है और सोने की खान है, लेकिन केंद्रीय मुख जो लौह अयस्क खान है वहाँ से जो लोहा प्राप्त होता है वह ईरान को भेज दिया जाता है। मतलब यहाँ से उत्पादित टोटल लोहा या लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। उसके बाद यदि हम आते हैं तो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रेणी, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तथा नीलगिरी की पहली सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ही ऊटी स्थित है जो तमिलनाडु में है, और यह तमिलनाडु का या दक्षिणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल या पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना
जाता है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम क्या है, पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की यदि हम बात करते हैं तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अनाईगुड़ी, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 2695 मीटर और दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद यदि हम आते हैं तो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के नीचे एक और पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, कार्डमम या इलायची पर्वत श्रेणी। ठीक है, और कार्डमम और इलायची पर्वत श्रेणी के बीच में एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम क्या है, सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, देखिए यहाँ पे सेनकोट्टा दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसको तमिलनाडु में इसको पालनी की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पालनी की पहाड़ी के जब ऊपर चलते हैं तो अगली पहाड़ी मिलेगी सेवराय, और सेवराय के सेवराय पर एक स्थित है क्या नाम, पर्यटक स्थल जिसको यारकाड के नाम से जाना जाता है। सेवराय पे देखिए यहाँ पे सेवराय है और सेवराय पे जो पर्यटक स्थल है उसको यारकाड के नाम से जाना जाता है। यह भी कहाँ पे, तमिलनाडु। इसके ऊपर चलते हैं तो जवादी श्रेणी है और उसके ऊपर चलते हैं तो नल्ला मलाई की पर्वत श्रेणी है। और नल्ला मलाई की पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम है जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। यह आंध्र प्रदेश में और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद से यदि चलते हैं तो यहाँ पे एक मलयगिरी की श्रेणी पाई जाती है जो विशेष रूप से गरजात पहाड़ी का हिस्सा है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और यह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे गरजात पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम देख ही रहे कि कौन सी है, मेघसानी है जिसकी ऊंचाई 1165 मीटर है। ये कटने का कारण क्या है कि इस हिस्से से नदियाँ जो आती हैं वे नदियाँ इनको काट दें। इस हिस्से में कुछ पठार पाए जाते हैं जैसे दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार की यदि हम बात करते हैं तो यह घने जंगलों से ढका हुआ है, खनिज के दृश्य से भी बहुत संपन्न है, लेकिन जनजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, नक्सलवाद क्षेत्र है इसलिए उसका विशेष रूप से दोहन नहीं हो पा रहा है, घने जंगलों से ढका हुआ है। उसके बाद तेलंगाना का पठार है, पुनः आंध्रा का पठार है, कर्नाटक का पठार है और यह हिस्सा कौन सा है, आपका महाराष्ट्र के पठार के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये दर्रों की हम बात कर रहे हैं कि इसमें 4 दर्रे, पश्चिमी तट पे 4 दर्रे पाए जाते हैं। सबसे उत्तर से हम बात करें दक्षिणी में की तो सबसे उत्तर में जो है थालघाट दर्रा, उसके नीचे दक्षिण में यदि आते हैं तो भोरघाट, और उसके दक्षिण में आते हैं तो पालघाट, और सबसे दक्षिण में कौन सा है, सेनकोट्टा। इस मैप में देखने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए जो दर्रा है सबसे उत्तर में थालघाट, उसके नीचे आते हैं यहाँ पे भोरघाट, उसके नीचे आते हैं यहाँ पे कौन सा, पालघाट, और यहाँ पे आते हैं तो सेनकोट्टा दर्रा। ये 4 दर्रे पाए जाते हैं और ये पर्वत श्रेणियाँ कभी पूछ देता है कि इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे उत्तर में कौन सी होगी, गरजात के नीचे मलयगिरी के नीचे कौन सी, नल्ला मलाई, उसके बाद जवादी, उसके बाद सेवराय, और सेवराय के नीचे आ रहे हैं तो नीलगिरी को छोड़ देंगे तो इधर पालनी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी वीडियो आज की रहे और इस वीडियो में लगभग प्रायद्वीपीय भारत के सभी हिस्सों को कवर किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है खनिज संसाधन के दृष्टि से, और एक तरफ से देखा जाए कि विश्व का प्राचीनतम भूखंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, विश्व के प्राचीनतम भूखंड के नाम से। और इसी भूखंड के नाम पर ही क्या पड़ा है, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें जो भी महाद्वीप हैं उनका नाम गोंडवाना लैंड पड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों ये यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट के माध्यम से हमें जुड़े। अपने सवाल जो भी हैं उन्हें कमेंट सेशन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हमसे पूछने का प्रयास करें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। और इसके बाद वाली जो हमारी क्लास होगी वह तटीय मैदान एवं द्वीप समूह होगी। थैंक यू।